नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बराबर आप अपने मुकाम की तरफ पढ़ाई कर कर आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये भगवान से आशा की जाती है, आपके लिए उम्मीद की जाती है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। चलिए, तो समय न वेस्ट करते हुए कल हमने बात की थी, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की जो नागरिकता थी उसके विषय में हमने बात की थी और 5 से 10 तक अनुच्छेद के बारे में हमने वर्णन किया था और ये संविधान का भाग 2 है। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो नागरिकता है, यानी भारत की नागरिकता संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ये है, संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आपको बताना है भाग 2। 22 भाग में से भाग 2 में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है और वो अनुच्छेद पूछ लेता है कभी कभी कि किस अनुच्छेद में, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद दे देगा, उसमें अनुच्छेद जैसे 1 से 4 दे देगा, 5 से 7 दे देगा, 5 से 11 दे देगा, 6 से 14 दे देगा। तो आपको 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हमने कल बात की, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक हमने कल बात की और आपको बताया कि अनुच्छेद 11वां और अभी हमारा बाकी है, जिसके बारे में हम अभी कल बात करेंगे, क्योंकि नागरिकता का भी पोर्शन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। और आज हम और ये बात करेंगे कि भारत की नागरिकता किन किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। उसके 5 आधार हैं भारतीय नागरिकता के प्राप्त करने के, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे अभी हम बात करेंगे भारत की नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है। एनआरआई होते हैं, पीआईओ होते हैं, इनको नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, इनको नागरिकता दी जाती है, नहीं दी जाती है, किस आधार पर दी जाती है, ये सारी बात हम करेंगे अभी। और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में आते हैं। तो अनुच्छेद 11 अभी हमारा बाकी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 11 हमारी संसद को नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण करने का अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 11 कहता है कि भारतीय संसद नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, कोई कानून का निर्माण कर सकती है। और इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। कौन सा? 1955 नागरिकता अधिनियम 1955। और इसके द्वारा कई बार हमारी भारत की जो नागरिकता है उसमें संशोधन किया गया है। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए तरीके कई प्रकार से बताए गए हैं, उनका संशोधन किया गया है। उनमें से कुछ 5 जो तरीके हैं जिनसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो इनमें हम वर्णन उसका करेंगे। तो फिलहाल आप यही नोट करेंगे कि अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार देता है। उस पर संसद विधि बना सकती है, कानून बना सकती है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किन किन आधारों पर प्राप्त कर सकता है या उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए 5 जो तरीके हैं, 5 तरीके जो हमारे हैं नागरिकता प्राप्त करने के, उनमें पहला है जन्म से नागरिकता। यानी जन्म से किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, ये इसमें बताया गया है। तो देखेंगे क्या है, किस आधार पर मिलेगी। भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, यानी 26 जनवरी या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले, यानी तब तक ये क्योंकि कई बार इसमें संशोधन किया गया है 1955 के द्वारा, तो कई बार संशोधन किया गया। तब तक ये नियम था कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि माता पिता की राष्ट्रीयता की कोई परवाह नहीं है वहाँ पर, भारत उनकी नागरिकता क्या है। लेकिन 26 जनवरी के बाद और
1 जुलाई 1987 से पहले यदि बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि 1 जुलाई के बाद जन्मा है तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी 1 जुलाई 1987 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद में बीच में यदि कोई बच्चा जन्मा है तो उनके माता पिता की नागरिकता क्या है, इसके कोई मायने नहीं है, उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी। ये संविधान में व्यवस्था की गई है। और इसमें व्यवस्था ये भी है कि 1 जुलाई 1987 के बाद यदि जन्मा है तो उस बच्चे को नागरिकता जन्म के आधार पर कैसे मिलेगी, वो उनमें से उनका माता या पिता दोनों में से कोई उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी 1 से पहले भारत का नागरिक उनके माता पिता हों या ना हो, 1 जुलाई 1987 से पहले हों या ना हो उससे मायने नहीं है। लेकिन 1 जुलाई के बाद में यदि जन्मा है 1987 के बाद में, तो उन दोनों में से एक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अगला है हमारा वंश के आधार पर नागरिकता। वंश, हम बात करते हैं ना वंश, ये हमारा वंश है, ये हमारा पुराना वंश है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो ये है व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व, पहले 87 था फिर संशोधन किया गया तो 92 कर दिया ये, 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो। कहाँ हुआ हो? भारत के बाहर। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में है 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले उसका जन्म हुआ हो लेकिन भारत के बाहर हुआ हो, भारत में न हुआ हो उस बच्चे का जन्म, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, माता नहीं, पिता। यानी जैसे मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ अमेरिका में और वो जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले अमेरिका में जन्म हुआ था उसका बच्चे का। उस समय जब जन्म हुआ तो उस बच्चे का जो पिता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। माता हो न हो इससे मतलब नहीं, लेकिन पिता जरूर होना चाहिए। तो ये वंश के आधार पर नागरिकता उसे दी जाएगी। लेकिन इसमें अभी संशोधन करके क्या किया गया? और संशोधन किया गया 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। संशोधन कर दिया फिर 2004 में, 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्मा है तो वंश के आधार पर वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। कब तक? जब तक भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण नहीं कराया जाता। यानी यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर, उसका जन्म हुआ है जब वो 1 साल का हो, उससे पहले ही भारतीय दूतावास कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। 3 दिसंबर 2004 में व्यवस्था की गई है। ये वंश के आधार पर नागरिकता थी। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्न शर्तों पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी वो भारत का नागरिक है ही नहीं लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई है किस किस आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। तो देखेंगे किस आधार पर। भारतीय मूल का वह व्यक्ति, भारतीय मूल मैंने आपको कल समझाया था, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 साल तक भारत में रहा हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का आप जानते हैं, और वो नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन करना चाहता है पंजीकरण के द्वारा, तो उससे आवेदन करने से पूर्व वो 7 साल तक भारत में रहा हो तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और उसे नागरिकता दी जा सकती है। जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने जैसे बाहर की कोई लड़की है और भारतीय व्यक्ति से विवाह करती है तो पंजीकरण के माध्यम से उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा है भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, एक भारतीय व्यक्ति है उसका नाबालिग बच्चा है यदि वो पंजीकरण करा के नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। ये था। अगला है देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या है ये देखेंगे। किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी विदेशी नागरिक द्वारा कब व्यवस्था हो? ये देशीकरण कैसे होगा देखते हैं, अभी बताएंगे। इसके कई नियम बताए गए हैं। तो किसी विदेशी नागरिक
द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए मैंने यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोलता चलूंगा धीरे धीरे, आप लिखते चलें उसे कि विदेशी कर द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। नंबर 1 डाल के लिखें आप, वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग कर दे। जो व्यक्ति इस आधार पर देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है, विदेशी व्यक्ति है, तो आवेदन करेगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिस देश का वो नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग दे, उसकी नागरिकता त्याग दे। यहां पर अगले लिखेंगे आप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, उस देश का नागरिक न हो जहां देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी जैसे मान लो कोई देश है और वहां उसके कानून में व्यवस्था की गई है कि देशीकरण के द्वारा आप कोई भी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते भारत में या कहीं भी, तो ये वो व्यक्ति फिर भारत का नागरिक नहीं बन सकता, ये व्यवस्था है। तो ये है 2 पॉइंट यहाँ पर हो गए। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा, देशीकरण के आवेदन से पूर्व कम से कम वो 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। यानी ये आवेदन जब करेगा उससे पहले 1 साल तक वो भारत में रहा हो। चौथा ये है उसकी आयु पूर्ण हो, मतलब बालिग हो। दूसरा सदचरित्र वाला हो, गुंडा, आतंकवादी या चोर उचक्का अपनी भाषा में कह देंगे, इस प्रकार का, मतलब एक गलत नेचर वाला व्यक्ति न हो, भागा हुआ वहां से, इस प्रकार का, मतलब उस पर कोई आचरण न हो, सद चरित्र वाला हो, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो, तो उसे इस आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ये 4 हमारे हैं। और संविधान में वर्णित भाषाओं में से 5वां पॉइंट हमारा ये होगा कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हमारे संविधान में। पहले 14 थी, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके माध्यम से कुछ भाषाएं जोड़ी गई, तो 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं में से उसे किसी भी एक भाषा का ज्ञान और बोलना, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो वो देशीकरण के माध्यम से आवेदन करके और नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट हैं। अभी एक और पहला आप इसे नोट करें। चौथा पॉइंट, अब 5वां पॉइंट, 1 2 3 4, 5वां पॉइंट है, आप लिखेंगे। 5वां पॉइंट में आपको पहले हिसाब से नोट करें, मैं आपको फिर लिखाता हूँ 5वां पॉइंट। एक मैंने आपको बताया था अर्जित राज्य जो होते हैं, राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, अर्जित जो होते हैं ना, आपको बताया था अर्जित, उसमें अनुच्छेद 1 2 3 में जो वर्णन किया था, अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित का मतलब ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों, अर्जित किए गए हों। कैसे अर्जित किए गए हों? जैसे मैंने आपको बताया था, अर्जित करने का मतलब मैंने आपको बताया था, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का, सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। वो देशी रियासत थी, भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो उसे अर्जित राज्य कहेंगे, वो अर्जित राज्य है। तो इस प्रकार से यदि कोई अर्जित किया हुआ राज्य है और उसके व्यक्ति को नागरिकता दी जानी है, तो ये संसद की जो विधि है, संसद के जो कानून है, उसके द्वारा उसको नागरिकता दी जाएगी, वो भारत का नागरिक होगा। जैसे सिक्किम के नागरिक, पहले सिक्किम में एक देशी रियासत थी, उसके बाद में अर्जित करके उसे संशोधन करके भारत का सहयोगी राज्य, फिर पूर्ण राज्य बना दिया, और उसके जो नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, वो भारत के नागरिक बन गए। तो 5वां है, अर्जित क्षेत्र द्वारा किसी राज्य का अर्जन करके उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो ये 5 व्यवस्थाएं हैं नागरिकता प्राप्त करने की भारत में। नंबर 1 जन्म से नागरिकता, नंबर 2 वंश के आधार पर नागरिकता, नंबर 3 पंजीकरण द्वारा नागरिकता, नंबर 4 देशीकरण द्वारा नागरिकता, और नंबर 5 है आपका अर्जित क्षेत्र के अर्जन द्वारा, राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, यानी जो क्षेत्र अर्जित किया गया हो उसके द्वारा नागरिकता इन्हें दी जा सकती है। तो ये 5 पॉइंट आप इन्हें आप नोट करेंगे। और अभी हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, अभी नागरिकता का टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बात करेंगे अगले टॉपिक में किसकी, जो एनआरआई आपने देखा होगा, एनआरआई होते हैं, पीआईओ होते हैं, ओसीआई होते हैं, इनको नागरिकता दी जाती है, किस आधार पर दी जाती है, ये नागरिक हैं या नहीं है, या इन्हें क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। अभी हम अगले टॉपिक में इसकी बात और करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी यदि आप संविधान पढ़ रहे हैं और आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। कल मैं बताया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति,
NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन जो होता है, यानी भारत में नहीं रहता, वो बाहर रहता है और नौकरी के या किसी माध्यम से बाहर रहता है, और CIO। तो इस प्रकार से ये इन व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं, इनको नागरिकता दी जाती है, नहीं दी जाती है, कैसे दी जाती है, तो ये सारी बातें अगले नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो हमारा नागरिकता का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमने अनुच्छेद 11 की बात की आज, और हमने ये बात की कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसके 5 आपको पॉइंट बताए गए। ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट करेंगे, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं नागरिकता से। और सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 5 से 11 इसका आपको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए कि इसमें किस किस आधार पर नागरिकता आपको दी जाती है। तो ये हमने बात की आज नागरिकता के पार्ट 2 के बारे में। लेकिन संविधान का भाग 2 है ये, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया जा रहा है। इस जब नागरिकता हम खत्म करेंगे, उसके बाद भाग 3 की बात करेंगे, और जिसमें हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक। उनको हमें देखना बहुत जरूरी है कि हमें संविधान क्या मूल अधिकार देता है। पोर्शन तो हमारे लिए हर इंपोर्टेंट होता है, क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में उठा लिया जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए सारा जो कुछ भी है उसे हम क्लियर करते हुए चलें। और देखेंगे आप, मैं आपको एक वादा दिलाता हूं कि संविधान जिस प्रकार से मैं कराऊंगा, मेरी क्लास एंड तक आप देखें, और एक दिन देखें कि मेरी जितनी भी क्लास होंगी संविधान की यूट्यूब पर, क्या अन्य किसी ने इस प्रकार से संविधान को चैनल पर यूट्यूब के पर कराया है। तब मेरी क्लासों से तुलना करें कि मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रहा कि संविधान को लेकर आपको कोई समस्या हो, फिर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़े। मैं वो सारी चीज़ें आपको फ्री में देना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं अभी आपके लिए टेस्ट सीरीज और ये अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी चालू करूँगा। उसका थोड़ा समय अभी लगेगा मुझे, तो धीरे धीरे करके आपके लिए, और हर सब्जेक्ट एकदम आपका क्लियर किया जाएगा, जो कि आपको पेड कोर्स लेना ही ना पड़े, फ्री में आपको यूट्यूब से प्राप्त हो। तो अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें, और आप देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज के लिए हम इतना काफ़ी है। आज अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।